आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7 की सोशल साइंस अवर एनवायरनमेंट का फर्स्ट चैप्टर जो है एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट क्या होता है? देखो, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जब कोई प्लेस, पीपल, थिंग्स या फिर नेचर सराउंड करते हैं तो वो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट होता है। एनवायरनमेंट हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है क्योंकि एनवायरनमेंट से हमें एयर मिलती है जो कि हम ब्रीथ के लिए यूज़ करते हैं। एनवायरनमेंट से हमें वाटर मिलता है जिसको हम पीते हैं। एनवायरनमेंट हमें फूड प्रोवाइड करता है जिसको हम खाते हैं। एंड एनवायरनमेंट ही हमें लैंड प्रोवाइड करता है जहां हम रहते हैं। तो एनवायरनमेंट हमें ये सभी चीज़ें प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से एनवायरनमेंट हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के मेनली 3 कंपोनेंट्स हैं: नेचुरल एनवायरनमेंट, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट को फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स में सभी लिविंग कंपोनेंट्स आते हैं, फॉर एग्जांपल एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमंस। जबकि एबायोटिक कंपोनेंट्स में सभी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आते हैं, फॉर एग्जांपल लैंड, एयर, वाटर एट्सेट्रा। ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में क्या होता है? देखो, ह्यूमन ने अपनी नीड के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ों को क्रिएट किया है, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, ब्रिजेस, रोड्स, पार्क्स, इंडस्ट्रीज एट्सेट्रा। ह्यूमन एनवायरनमेंट में क्या आता है? देखो, ह्यूमन एनवायरनमेंट में एजुकेशनल एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, रिलीजियन एक्टिविटी, कम्युनिटी एक्टिविटीज़ एट्सेट्रा, ये सभी एक्टिविटीज़ आती हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट में। फर्स्ट हम पढ़ेंगे नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में। देखो, जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो मेनली 2 कंपोनेंट से बना है, यह भी हमने पढ़ा, बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं लैंड, वाटर, एयर, ये सभी नॉन लिविंग होते हैं, जबकि बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स और ये लिविंग होते हैं। तो लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स मिलके बनाते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट। अब नेचुरल एनवायरनमेंट के 4 डोमेन होते हैं, जिसमें फर्स्ट है लिथोस्फीयर। ठीक है, लिथोस्फीयर मेनली जो लैंड है वो लिथोस्फीयर में ही आती है। ठीक है, अब देखो, अर्थ का जो सॉलिड क्रस्ट है या फिर अर्थ की जो हार्ड टॉप लेयर है वो लिथोस्फीयर ही होता है। ठीक है, लिथोस्फीयर मेनली 2 चीज़ों से मिलके बना होता है, रॉक्स एंड मिनरल से। देखो, हम बोल रहे हैं कि जो लिथोस्फीयर है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि जो लिथोस्फीयर है ये रॉक्स एंड मिनरल से बना होता है। लिथोस्फीयर को सॉइल की एक थिन लेयर कवर करके रखती है। हमें क्या दिखाई देता है अर्थ पे? हमें सॉइल दिखाई देती है। सॉइल के नीचे हार्ड रॉक्स प्रेजेंट होती हैं जो कि लिथोस्फीयर बनाती हैं। ठीक है, अब देखो, जो लिथोस्फीयर डोमेन है ये फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड प्रोवाइड करता है ग्रेजिंग के लिए। ये फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड कहाँ बने हैं? लिथोस्फीयर पे ही बने हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए जो लैंड है वो कहाँ है? लिथोस्फीयर पर ही बनी हुई है। ठीक है, इसी तरह से जो ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, वो कहाँ रहते हैं? वो भी लिथोस्फीयर पे ही रहते हैं। तो इस तरह से जो लिथोस्फीयर है ये बहुत ज़्यादा एरिया प्रोवाइड करता है ह्यूमन सेटलमेंट के लिए, एनिमल्स के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। देखो, अभी हमने पढ़ा कि लिथोस्फीयर रॉक्स एंड मिनरल से बना होता है। तो ह्यूमंस अपने यूज के लिए लिथोस्फीयर से मिनरल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट का सेकंड डोमेन है हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर में आते हैं वाटर सोर्सेज एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज के एग्जांपल हैं रिवर्स, लेक्स, सीज, ओशियंस एट्सेट्रा। अब देखो, हाइड्रोस्फीयर में वाटर आता है। वाटर सभी लिविंग बीइंग्स के लिए असेंशियल है क्योंकि बिना वाटर के कोई भी सरवाइव नहीं कर सकता अर्थ पे। नेचुरल एनवायरनमेंट का थर्ड डोमेन है एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर एयर की एक थिन लेयर होती है जो कि अर्थ के चारों तरफ प्रेजेंट होती है। अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स एटमॉस्फेयर को होल्ड करके रखता है, इस वजह से एटमॉस्फेयर अर्थ के चारों तरफ प्रेजेंट होता है। अब जो एटमॉस्फेयर है ये हम सभी को, मतलब जितने भी जो लिविंग बीइंग्स हैं अर्थ पे, उन्हें सन से आने वाली हार्मफुल रे से प्रोटेक्ट करता है, सन की हीट से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अब एटमॉस्फेयर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं, डस्ट प्रेजेंट होती है, वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं। अगर एटमॉस्फेयर में चेंजेस आते हैं,
ठीक है। अगर एटमॉस्फेयर में चेंजेस आते हैं तो वेदर एंड क्लाइमेट में भी चेंजेस आएंगे। नेचुरल एनवायरनमेंट का फोर्थ डोमेन है बायोस्फीयर। देखो प्लांट्स एंड एनिमल ये दोनों मिलकर बनाते हैं बायोस्फीयर, ठीक है। अर्थ का एक नैरो जोन जहाँ पर लैंड, वाटर एंड एयर ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं ताकि लाइफ को सपोर्ट कर सकें। अगर अर्थ पर लैंड, वाटर एंड एयर है तभी अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है। अगर ये तीनों चीज़ें नहीं होंगी तो अर्थ पे लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। तो ये तीनों चीज़ें आपस में इंटरेक्ट करती हैं और लाइफ को सपोर्ट करती हैं। नेक्स्ट है इकोसिस्टम। देखो सभी प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स ये सभी अपने आसपास की चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। जो उनके सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, लाइक वाटर, लैंड, एयर, इनके ऊपर ही तो इन सभी की लाइफ डिपेंडेंट है, ठीक है। अब देखो ऑर्गेनिजम्स का ऑर्गेनिजम्स के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है, और ऑर्गेनिजम्स का उनकी सराउंडिंग के साथ क्या रिलेशन है, ये सभी मिलकर बनाते हैं इकोसिस्टम। देखो अभी हमने पढ़ा नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में, अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में। जो ह्यूमन बींग्स हैं वो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं और अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। जो अर्ली ह्यूमंस थे उनके आसपास जो भी नेचुरल सराउंडिंग थी उन्होंने उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडप्ट किया, मतलब जो भी नेचर में चीज़ प्रेजेंट थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी लाइफ को अडप्ट कर लिया, ठीक है। अपनी लाइफ की रिक्वायरमेंट्स को वो फुलफिल कहाँ से करते थे, वो अपनी लाइफ की रिक्वायरमेंट्स को नेचर से ही फुलफिल करते थे। जो भी आसपास चीज़ें प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग ही उन्होंने अपनी लाइफ की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल भी किया, ठीक है। उन्होंने क्रॉप्स को ग्रो करना सीखा, डोमेस्टिक एनिमल्स को ग्रो करना सीखा, ठीक है। व्हील्स का इन्वेंशन भी उन्होंने ही किया क्योंकि उनकी नीड थी, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये सब चीज़ें सीखी, ठीक है। बार्टर सिस्टम भी इमर्ज हुआ। बार्टर सिस्टम क्या होता है कि अगर किसी ह्यूमन को कोई चीज़ लेनी है तो वो उस चीज़ के बदले कोई दूसरी चीज़ दे देगा, ठीक है। इसमें कोई भी पैसे या फिर रुपए वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। इसमें क्या होता है, एक चीज़ के बदले कोई दूसरी चीज़ देनी है, तो बार्टर सिस्टम में ये होता है। तो बार्टर सिस्टम पुराने टाइम में ही इमर्ज हो गया था। अब देखो धीरे धीरे पॉपुलेशन इंक्रीज हुई तो लोगों की डिमांड्स भी इंक्रीज हुई। फिर आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है। जब लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ज़रूरी होता है कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो चीज़ों का, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या था कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन होने लगा। ये क्यों होने लगा, क्योंकि ह्यूमन नीड बढ़ गई, ठीक है। उसके बाद है कि ट्रांसपोर्टेशन भी फास्टर हो गया एंड ईजियर हो गया। अब कोई चीज़ बन रही है लार्ज स्केल पे तो उसको एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना भी होता है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए ही हो सकता है, ठीक है। उसके लिए ज़रूरत था कि भाई जो ट्रांसपोर्टेशन है वो फास्टर हो, ठीक। उसके बाद है इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन। इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन में क्या है कि जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ईजी हो गया, ठीक है, और स्पीडी हो गया अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। आज आप घर बैठे फ़ोन पर किसी से भी बात कर सकते हो पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। घर बैठे आप इंटरनेट के थ्रू कहीं के भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो बहुत जल्दी और इजी वे में, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने क्लास 7 की बुक आर एनवायरनमेंट का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, एनवायरनमेंट।